नमस्कार, यूपी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आयुष्पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं लखनऊ से आई बड़ी खबर के साथ। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक की है। बैठक में कई अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। आवास विकास से जुड़े विषयों पर इस बैठक के दौरान बातचीत की गई है। वर्चुअल माध्यम से कानपुर और उन्नाव के जिलाधिकारी भी इस बैठक में जुड़े हैं। ये बड़ी जानकारी दे दें, बैठक में कई अधिकारी मौजूद रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से ये महत्वपूर्ण बैठक ली गई है। इस बैठक में आवास से जुड़े विषयों पर बातचीत हुई है। तमाम अधिकारियों से सुझाव लेते हुए बातचीत करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए हैं। बैठक में कई अधिकारी मौजूद रहे हैं। इसी के साथ आवास विकास से जुड़े विषयों पर यहां पर बातचीत हुई है। वर्चुअल माध्यम से कानपुर और उन्नाव के जिला अधिकारी भी इस बैठक में जुड़े हैं। बैठक में तमाम अधिकारी जो है वो मौजूद नजर आए हैं, अपने सुझाव देते हुए नजर आए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से यह महत्वपूर्ण बैठक का आयोजित की गई है। लखनऊ में सीएम योगी की यह बैठक का आयोजन किया गया है। बैठक में कई अधिकारी भी मौजूद हैं। वहीं उत्तर प्रदेश अब दुनिया की फार्मेसी बनने की राह पर है। लखनऊ में आयोजित फार्मा कॉन्क्लेव 2026 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई बड़े ऐलान किए हैं। सीएम ने कहा है कि यूपी अब दवाओं और मेडिकल उपकरणों के निर्माण का ग्लोबल हब बन चुका है। आखिर ललितपुर से लेकर के लखनऊ तक कैसे बदल रही है प्रदेश की सेहत, इस रिपोर्ट में देखिए। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में फार्मा कॉन्क्लेव 1.0 का आयोजन हुआ, जिसमें दुनिया भर की दिग्गज फार्मा कंपनियों के सीईओ ने शिरकत की। इस कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे और अपने संबोधन में साफ कर दिया कि यूपी अब केवल निवेश का गंतव्य नहीं, बल्कि दुनिया को जीवन देने वाली दवाओं का केंद्र बनेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा कि हमने ललितपुर में 2000 एकड़ में देश का सबसे आधुनिक बल्क ड्रग पार्क तैयार किया है। यूपी अब दवाओं के लिए दूसरे देशों पर निर्भरता खत्म करेगा। हमारी फार्मा पॉलिसी निवेशकों को वो सुरक्षा और सब्सिडी दे रही है जो देश में कहीं और नहीं है। उत्तर प्रदेश अब आत्मनिर्भर भारत की रीढ़ है। उत्तर प्रदेश में आप अनुमान करिए 2012 से लेकर के 2017 के बीच में 900 से अधिक दंगे हुए थे। अनुमान कर लीजिए, कोई सिटी ऐसी नहीं थी जहां कर्फ्यू का दौर उस सिटी के अंदर न गुजरी हो। कोई उद्यमी, कोई चिकित्सक, कोई व्यापारी ऐसा नहीं रहा होगा जिसने गुंडा टैक्स न दिया हो। इस दौर में अराजकता चरम पर थी। यहां का युवा पलायन करता था। सरकार के पास कोई पॉलिसी नहीं थी। परिणाम क्या था? जब सुरक्षा नहीं होगी, जो पहले से उद्यम थे वह भी यहां से प्लान कर रहे थे। जैसे तैसे वे भागने के लिए मजबूर थे। यहां पे सब जुनेजा जी अपनी बात को कह रहे थे, ये उनकी अपनी पीड़ा थी, जहां उनका बचपन बीता। उस धरती को छोड़ना उनके लिए अत्यंत कठिन रहा होगा, लेकिन उनकी मजबूरी थी कि उन्हें अपनी सुरक्षा भी चाहिए थी। और केवल एक जुनेजा जी की बात नहीं थी, ये उत्तर प्रदेश के हर उद्यमी की, हर व्यापारी की, हर उस व्यक्ति की पीड़ा है जिसने उस दौर को देखा है। कोई अपना पराया नहीं होगा। और हम लोगों ने इस मामले में जब कार्रवाई प्रारंभ की, प्रयास तो किया कि कानून के दायरे में रह करके करें, लेकिन बहुत बार होता है, आप भी इस बात को समझते होंगे, भाई अगर सामने वाला व्यक्ति कानून से भयभीत नहीं है तो फिर उसको कानून के दायरे में ला करके कानून की भाषा समझाना तो फिर तात्कालिक परिस्थिति हो जाती है। बहुत बार लोग टिप्पणी करते हैं कि पुलिस ने गोली क्यों मार दी। अगर पुलिस गोली ना मारी तो क्या पुलिस गोली खाए? ये दोनों काम एक साथ नहीं चल सकते। अगर उस अपराधी को गोली चलाने की स्वतंत्रता है तो पुलिस के पास भी हमने इसलिए पिस्तौल दी है कि वह भी उसके सामने उसका मुकाबला करे
उसका प्रशिक्षण इसी बात को लेकर के हो रखा है। आज मैं इस बात को कह सकता हूं कि जो यहां पर हमारे इस फील्ड के कैप्टन अपने प्रारंभिक उद्बोधन में कह रहे थे कि ललितपुर का ये फार्मा पार्क वास्तव में केवल एक फार्मा पार्क नहीं होगा, ये हब एंड स्पॉक मॉडल पर ही हम इसको डेवलप करने जा रहे हैं। हब के रूप में ललितपुर को हम करेंगे, वहां पे R&D की एक बेहतरीन फैसिलिटी हम लोग उपलब्ध करवाएंगे। लखनऊ में हम लोग आने, इसी के साथ ही इस हमारे अभी फरवरी सेकेंड वीक में हम लोग अपना बजट सेशन प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से हम लोग लखनऊ में एक बेहतरीन, एक वर्ल्ड क्लास फार्मा इंस्टीट्यूट के निर्माण की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कनेक्टिविटी पर विशेष जोर दिया जा रहा है। अब जेवर एयरपोर्ट और एक्सप्रेसवे के जरिए दवाइयां चंद घंटों में ग्लोबल मार्केट तक पहुंच सकेंगी। इसमें कोई शक नहीं कि सिंगल विंडो क्लियरेंस और जीरो टॉलरेंस नीति ने यूपी को निवेश के लिए सबसे सुरक्षित और सुलभ बना दिया है। यानी अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी की बीमारू राज्य की छवि को पूरी तरह पीछे छोड़ दिया है। फार्मा कॉन्क्लेव के जरिए प्रदेश ने न केवल अरबों के निवेश पर मुहर लगाई है, बल्कि युवाओं के लिए हाईटेक नौकरियों के दरवाजे भी दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को अपने सरकारी आवास पर आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में वो शामिल हुए हैं। लोगों की समस्याएं सुनते हुए नजर आए हैं। जहां उन्होंने लोगों की तमाम समस्याएं सुनी, अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी उनकी ओर से दिए गए हैं। इस दौरान एक छोटी बच्ची ने भी सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने अपनी मांग रखी है। फिर क्या कुछ हुआ है, इसे जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। तो स्कूल जाएगी इस उम्र में, कौन क्लास में एडमिशन चाहिए? नर्सरी में। तो स्कूल जाएगी, पढ़ेगी, चलो उनका एडमिशन करवा देना। राजधानी लखनऊ में सोमवार को जनता दरबार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए और उन्होंने वहां मौजूद लोगों की समस्याएं सुनी। इसी दरबार में एक छोटी बच्ची भी बैठी हुई थी, जो बड़ी आश भरी निगाहों से सीएम की ओर टकटकी लगाए देख रही थी। जब सीएम उसके पास पहुंचे तो उन्होंने बच्ची से उसका नाम पूछा और पढ़ाई को लेकर चर्चा की। फिर उन्होंने उससे पूछा कि वो क्या चाहती है, जिस पर बच्ची ने अपनी मांग को सीएम के सामने रखा और सीएम योगी को कविता भी सुनाई। जिसके बाद सीएम योगी ने बच्ची को टॉफी दिया और वहां मौजूद अधिकारियों को बच्ची के एडमिशन कराने के निर्देश दिए। क्या है, क्या नाम है? क्या है बताओ? एडमिशन कहाँ? तो स्कूल जाएगी इस उम्र में, कौन क्लास में एडमिशन चाहिए? नर्सरी में। स्कूल जाएगी, पढ़ेगी, तो स्कूल जाएगी नहीं, आज तो गई ही नहीं है। वैसा 10 बजे का। रोज जाएगी स्कूल पढ़ने के लिए, मेहनत से पढ़ेगी, हैं? अब तक कहाँ पढ़ती थी? स्कूल में। अच्छा, क्या पढ़ती थी वहाँ? ABCD। और शेर बच्चे, शेर बच्चे, शेर बच्चे हैं हम, छोटे हैं तो क्या हुआ, हम दिल के सच्चे हैं, हम गाएंगे, हम खाएंगे, हम बड़े होके देश की शान बढ़ाएंगे, शान बढ़ाएंगे। जय हिंद, बहुत जय हिंद। चलो उनका एडमिशन करवा देना, एडमिशन कराओ उसका। योगी से मुलाकात के बाद से बच्ची अनाबी अली ने कहा कि मैं योगी जी से मिली और उसने अपनी एडमिशन के लिए कहा। उन्होंने मेरा एडमिशन कराने के लिए कहा है। लॉरेटो में एडमिशन। स्कूल में एडमिशन चाहिए? तो मुख्यमंत्री जी से मिले? योगी जी से मिले? क्या बोला उन्होंने?
कह देगी करा देगी। एडमिशन हो जाएगा? हम्म। खुश हो? हम्म। आपके साथ और कौन है? मम्मी है, दादा है और दादी है, बाबा है, रानी। मुख्यमंत्री जी से आपने क्या बोला? योगी जी से क्या बोला आपने? मेरा लेटर में एडमिशन करा दिए प्लीज। वही बच्ची की मां फराह मुशर्रफ ने कहा कि हम अपनी बच्ची का एडमिशन कराने के लिए आए थे, हमें भरोसा दिलाया गया कि उसका दाखिला हो जाएगा। मुख्यमंत्री जी से मिलने आए थे, इसका एडमिशन कराना था लोरेटो कॉन्वेंट में। तो हमने वहाँ का वो भरा था फॉर्म, लेकिन अब किसी वजह से भी इसका नाम नहीं आया। इनकी दोस्तों का हो गया, बहुत परेशान थी कि हमें वहीं पढ़ना है, तो बस इसीलिए मुख्यमंत्री जी के पास आए थे कि वो लोरेटो में करा दें। क्या बोला मुख्यमंत्री जी ने बोला हो जाएगा। बच्ची खुश हुई? बच्ची खुश है, बहुत खुश है। गौरतलब है कि सीएम योगी इससे पहले भी जनता दरबार के जरिए प्रदेश की जनता के कई मांगों को पूरा कर चुके हैं, जिसे लेकर प्रदेश की जनता सीएम योगी से काफी खुश है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। वहीं डिजिटल दुनिया का एक ऐसा खतरनाक खेल जिसने एक हंसते खेलते परिवार को उजाड़ कर रख दिया है। गाजियाबाद में 3 सगी बहनों ने बहुमंजिला इमारत की 9वीं मंजिल से कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। शुरुआती जांच में जो वजह सामने आ रही है वो चौंकाने वाली है, ऑनलाइन गेमिंग की लत। देखिए पूरी रिपोर्ट। गाजियाबाद की इस हाई राइज सोसाइटी में सन्नाटा पसरा है। ये मातम उन 3 बहनों के लिए है जिन्होंने एक साथ मौत को गले लगा लिया। घर की खुशियां तब मातम में बदल गई जब 9वीं मंजिल से गिरने की आवाज ने पूरी सोसाइटी को दहला दिया। कहा जा रहा है कि तीनों बहनें पिछले कुछ समय से एक खास कोरियन गेम की आदी हो चुकी थी। ये गेम सिर्फ मनोरंजन नहीं था, बल्कि एक ऐसा जाल था जिसने उनकी सोचने समझने की शक्ति छीन ली थी। दोनों बहनों ने एक साथ मंजिल से कूदकर सुसाइड कर लिया। मौके से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें तीनों बहनों ने लिखा है, सॉरी मम्मी, सॉरी पापा। बताया यह भी जा रहा है कि बच्चों के पिता ने 2 शादी की है। दोनों सगी बहन हैं, पहले से कोई बच्चा नहीं हो रहा था तो उसकी छोटी बहन के साथ दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी से ही 3 बच्चे हुए थे। इसी दौरान पहली पत्नी से भी 2 बच्चे हो गए। जो 3 बहनों ने खुदकुशी की है उनमें 2 बहनें दूसरी पत्नी की, जबकि एक बेटी पहली पत्नी से है। दोनों पत्नियां और बच्चे सब साथ रहते हैं। जानकारी के मुताबिक पिछले 2 वर्षों से तीनों बच्चियां स्कूल नहीं जाती थी। मृतक लड़कियों की उम्र 12 से लेकर 16 साल तक की बताई जा रही है। बहुत ही दुखद घटना है हमारी सोसाइटी की। ये सुसाइड का पहला अटेम्प्ट है, ऐसा सुनने में आ रहा है। अभी शुरुआती जांच में सुसाइड की मतलब जो जानकारी मिल रही है तो ऐसा ही लग रहा है, ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि ये सुसाइड है, लेकिन ये जांच का भी विषय है। ठीक है, ये B1 टावर था। B1 टावर की 9th फ्लोर थी, 907 फ्लैट नंबर है, 907। और इसमें सुनने में आया है कि ये जो फैमिली थी ये 3 BHK का अपार्टमेंट है और ये रेंट पे रहती थी इसमें। और ये लोग मतलब काफ़ी टाइम से पब्लिकली किसी फेस्टिवल या कोई भी कार्यक्रम होता था तो ये किसी से नहीं थे, मिलने नहीं जाते थे। तो यही सुनने में आया कि बच्चे थोड़ा सा एडिक्टेड थे, मोबाइल उनके पास रहता था। और ये भी सुना कि वो 1.5 या 2 साल से उनके पेरेंट्स बता रहे हैं कि वो स्कूल नहीं जाती थी, बस कोचिंग जाती थी। लेकिन कोचिंग के साथ अगर वो कोचिंग जाती है, उनकी आर्थिक स्थिति ख़राब है, तो वो 3 BHK के फ्लैट में कैसे सर्वाइव कर रहे थे। ठीक है, कई सारी चीज़ें हैं जो जांच का विषय है और जांच होनी चाहिए, इसमें गहन जांच होनी चाहिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी है, उसमें भी पता लगना चाहिए, उसमें भी डेथ का जो रीज़न है वो खुल के सामने आएगा कि रीज़न क्या है, किस वजह से है। एक और हमारे मित्र है, उनके थ्रू ये भी सुनने में आया कि जो 9th फ्लोर से जब उन्होंने जंप लगाया तो जो 2 लड़की हैं वो बड़े वाली लड़की को बचाने का प्रयास कर रही थी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। ये पूरा मामला गाजियाबाद के थाना टीला मोड़ क्षेत्र स्थित भारत सिटी का है। देखिए, आज 4 फरवरी को थाना क्षेत्र टीला मोड़ में 3 बहनों ने 9वें फ्लोर से कूद के सुसाइड किया है। इस घटना के बारे में जब अधिक जानकारी की गई तो उसमें एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। अभी तक के जांच के अकॉर्डिंग ये जो तीनों लड़कियां थी ये कोरियन कल्चर से इन्फ्लुएंस थी
और जिसमें कोरियन सिनेमा और कोरियन म्यूज़िक और कुछ गेम्स का भी इनके ऊपर इन्फ्लुएंस रहा है। और इन जनरल ये जो मोबाइल का जो एडिक्शन था ये इनको ज़्यादा हो गया था। इसी के चलते उसके परिवार वालों ने जब उनको मोबाइल इस्तेमाल करने से जब प्रतिबंध किया तब जाके उन्होंने ये कदम उठाया और ये घटना हुई है। सर, फादर ने कुछ हमको एक चैट टाइप की कुछ दिखाई जिसमें कुछ 50 टास्क का जिक्र है, जिसमें कोरियन गेम का जिक्र है। तो क्या अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में ऐसी कोई टास्क, ऐसी कोई गेम्स कुछ निकल कर के आई है सामने? अभी तक के जांच में ऑनलाइन गेमिंग और गेमिंग में दिए जाने वाले टास्क के बारे में कोई भी तथ्य सामने नहीं आया है। ये जो बच्चियाँ थी ये पिछले 2-3 साल से स्कूल नहीं जा रही थी और इनकी जो फैमिली की बैकग्राउंड है और इकोनॉमिक कंडीशन है ये अभी इनके बारे में अधिक जानकारी की जा रही है और ये सारा जांच का पार्ट है। जैसे ये कंक्लूसिव हो जाएगा जांच में तो आपको इस बारे में अवगत किया जाए। बहरहाल गाजियाबाद की ये घटना सिर्फ एक सुसाइड केस नहीं बल्कि समाज के लिए एक बड़ा सबक है। आखिर ब्लू व्हेल या कोरियन गेम जैसे इतना खतरनाक हो जाता है कि मासूम का दुश्मन बन जाता है। जरूरत है बच्चों को अवेयर करने की, साथ ही ऐसे गेमों से दूर रखने की जिससे इस प्रकार की कोई अनहोनी से बचा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। वहीं इस पूरे मामले को लेकर के बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर पीड़ित परिवार से मुलाकात करते हुए नजर आए हैं। परिवार को आर्थिक मदद का भरोसा भी उनकी ओर से दिया गया है। केंद्र और राज्य सरकार से उनकी ओर से मांग की गई है। कोरियन गेम आदि पर रोक लगाने की मांग उनकी ओर से की गई है। तो नंदकिशोर गुर्जर यहां पर पीड़ित परिवार से मुलाकात करते हुए नजर आए हैं। उनकी ओर से परिवार को आर्थिक मदद का भरोसा भी दिया गया है। कोरियन गेम आदि पर रोक लगाने की मांग भी उनकी ओर से की गई है। इतना हृदयविदारक घटना है। पूरा लौनी और पूरा देश इस बात को लेकर गमगीन है। जो होनहार बच्चियाँ थी जो देश के लिए बड़ा कुछ कर सकती थी और ये एक ऑनलाइन गेम की वजह से जो बच्चों को पैट्रोनाइज करते हैं। और ये कोरियन कंपनी पहले भी इस तरह का ऑनलाइन गेम था जिससे बच्चों ने सुसाइड किए थे। तो जो पहला जो शुरुआत में जो पुलिस की जांच में सामने आया है ये ऑनलाइन गेम का मामला है। बाकी तो पुलिस जांच कर रही है और एक भ्रम भी लगता है जिस तरह की चीज़ें सामने हैं कि ऑनलाइन गेम की वजह से ही सुसाइड किया है। तो इसका हम कठोर कार्रवाई कराएंगे। इसमें केंद्र सरकार भी और उत्तर प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री से भी हम बात करें कोई और बच्चे के साथ इस तरह की घटना ना हो। और मेरी अपील ये भी है कि 2 घंटे माता पिता को सुबह और 2 घंटे शाम को मोबाइल को एक तरफ रख के बच्चों के साथ बैठना चाहिए, जिससे वो भारतीय संस्कृति से भी जुड़ें। और हमारे यहाँ इस तरह का कोई गुंजाइश नहीं कि बच्चे सुसाइड कर लें, लेकिन ये जो गेम है और बच्चों का जो एकांकीपन है, माता पिता कहीं ना कहीं और अपने रोजी रोटी के चक्कर में बात नहीं कर पाते, बिजी शेड्यूल है, तो समय निकालना चाहिए। इस बीच आपको जम्मू कश्मीर के श्रीनगर लिए चलते हैं। श्रीनगर में सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। वहां पर अभी इलाकों में ऑपरेशन लगातार जारी है। खुफिया जानकारी मिलने के बाद एक्शन लिया गया है। संदिग्धों की तलाश में सुरक्षा बल लगातार जुटे हुए हैं। तो श्रीनगर में सुरक्षा बलों की यह बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। सर्च ऑपरेशन जो है वो लगातार चलाया जा रहा है। संदिग्धों की तलाश में सुरक्षा बल यहां पर नजर आ रहे हैं। तो श्रीनगर में यह बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। आपको बता दें सुरक्षा बल यहां पर चौकन्ना नजर आ रहे हैं। खुफिया जानकारी के बाद सुरक्षा बल यहां पर एक्टिव हो गए हैं। संदिग्धों की तलाश में सुरक्षा बल लगातार छानबीन कर रहे हैं। वहीं जब में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच में मुठभेड़ देखने को मिली है। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है। आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया है। जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े ये दोनों आतंकी बताए जा रहे हैं। मौके पर तलाशी अभियान भी लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। मौके पर तलाशी अभियान सुरक्षा बलों की ओर से चलाया जा रहा है। आपको बता दें जैश के ये दोनों आतंकी बताए जा रहे हैं। ये तस्वीरें सामने आई हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से सुरक्षा बल का ये पूरा के पूरा ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है। आतंकी ठिकानों को यहां पर तबाह किया गया है। मौके पर तलाशी अभियान भी लगातार जारी है। उधमपुर में आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच में यह मुठभेड़ देखने को मिली है।
इसी बीच मोहाली से एक और बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर गुरविंदर सिंह हत्या मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। गैंगस्टर गोल्डी बराड के 2 साथियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के कब्जे से इस्तेमाल की गई बाइक और कार बरामद की गई है। अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, ये बड़े अपडेट सामने आए हैं, जहां पर मोहाली में गुरविंदर सिंह हत्या मामले में पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। पुलिस की ओर से गैंगस्टर गोल्डी बराड के 2 साथियों को गिरफ्तार किया गया है। इनसे पूछताछ की जा रही है। यहां पर इनके द्वारा इस्तेमाल की गई बाइक और कार भी बरामद की गई है। अन्य आरोपियों की तलाश लगातार जारी है। गैंगस्टर गोल्डी बराड के इन 2 साथियों को गिरफ्तार किया गया है। इनसे पूछताछ की जा रही है। जी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस हैगी है जी। एक मर्डर ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ACC ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੀ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਕਿੰਗ 'ਚ ਖੜੀ ਗੱਡੀ ਕੋਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤਫਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆਪਣਾ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਹੋਂਡਾ ਅਮੇਜ਼ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੇ ਗਏ ਇਹਦੇ 'ਚ 2 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਇਲਿਆਸ ਮੈਕਸ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਬੰਟੀ ਟਹਿਣਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਬੰਟੀ ਹੈਗਾ ਇਹ ਉਹ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ੂਟਰ ਆਪਣਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ AGTF ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ STF ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨੂੰ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਬੰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਗਾ ਇਹਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੀ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਤਾਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇੱਕ ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਉਹਨੇ प्रोवाइड कीतियां सीगियां। चलिए फिलहाल यूपी लाइव में इतना ही। आप बने रहिए सूर्य समाचार के साथ।